हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों ये इस बार वाले टेस्ट में स्कोर मतलब थोड़ा कम क्यों गया इन जनरल सबका? ऐसा था कि मुझे ही लगा। किस सब्जेक्ट में कम हुए मार्क्स? बायो। वाई उसका तो सिलेबस भी कम हो गया था। चलो लगे रहो, कोई चक्कर नहीं है। अगले टेस्ट का सिलेबस आपका कम ही है फिजिक्स का, है ना? सिर्फ एसी करना है, आसान सा चैप्टर है, तो उस पर शुरू हो जाओ। फन क्लास तो भूल ही गए थे। करते हैं प्लान नेक्स्ट वीक का। वो तुम्हारे बैच से ना वो आ नहीं रही एक्साइटमेंट सी, इसलिए कोई मन सही नहीं कर रहा, सही बताऊं तो। कोई कुछ कहता ही नहीं है, सब पढ़ते रहते हो या तो। यस, नीट में ऐसा ही आता है जैसा इस बार आया था टेस्ट में। मतलब जो बिल्कुल इस साल वाला पेपर था वो थोड़ा ज्यादा इजी था, बट नॉर्मली जो इस बार आपको टेस्ट डाला था वो मतलब जो पिछले सालों का नीट था उस लेवल का था। चलो ये करते हैं बच्चों डिस्कस। कहाँ थे हम? मैंने कहाँ तक बच्चों पढ़ाया था आपको लास्ट टाइम? आपने शार्पनेस और बैंडविड्थ वाला पार्ट बताया था। ठीक है। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 0D पार्ट बताओ। सर सेकंड क्वेश्चन का सी डी और ई पार्ट। अच्छा एक सेकंड, पहले ना 1 मिनट वो हल्का सा खत्म करते हैं। शायद कुछ चीजें उससे क्लियर हो जाएं।
एक बार जो पहले चल रहा था ना उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये मैं करता हूँ डिस्कस। मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा मैंने आपको कौन कौन से पॉइंट्स बता दिए थे, कौन से रहते हैं। बच्चा एक मिनट मुझे बताना, यहाँ तक मैंने करा दिया था कि अभी रहता था? ये बता दिया था मैंने आपको बैंडविड्थ और क्यू फैक्टर की वैल्यू? ठीक है। ये बताया था कि ये जो हमने वैल्यू ली थी 1/√2 टाइम्स आई मैक्स, उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी? कि उस पे जो पावर होती है वो हाफ हो जाती है। ये लिख लो। तो आपने देखा होगा डी पार्ट के कई क्वेश्चंस में उन्होंने पूछा हुआ है कि हाफ पावर के करस्पॉन्डिंग बताओ, तो उसका मतलब यही है। मतलब ये आई मैक्स बाय रूट टू वहीं से आया कि हमने पावर को हाफ कर दिया। लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे होगी। तो सर एक यहाँ पे मैंने कॉपी में लिखा हुआ है कि शार्पनेस इक्वल्स टू W0R/L, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है W0L/R, तो एग्जैक्टली करेक्ट क्या है? ये W0L/R आएगा, देख लो अगर कहीं कुछ उल्टा लिख दिया या मैंने उल्टा लिखवा दिया मुझे पता नहीं। W0L/R आना चाहिए। ओके सर। ये ठीक कर लो बच्चों। हाँ वो ठीक कर लो। तो ये बैंडविड्थ है क्या? दिस इज ω2 माइनस ω1, बेसिकली जो दोनों फ्रीक्वेंसीज हैं उनका डिफरेंस, राइट? बच्चों मैं फिर से कह रहा हूँ, प्लीज एक बार देख लो ध्यान से और ठीक कर लो अगर कहीं गलत लिखा हुआ है। हाफ पावर में वाला मैंने ये बताया था कि जो आई मैक्स बाय रूट टू वाली क्वांटिटी आई थी वो बेसिकली कहां से आई है? जब हम पावर को हाफ मानते हैं। वो हाफ पावर कहीं से आया नहीं है, वो हमने माना है बस कि भाई चलो अगर पावर हाफ भी मिल रही है तो ठीक है, काम चल जाएगा। ठीक है जी। सर यस। सर ये तो हमने सर हाफ के लिए डिफाइन किया है सर, अगर क्वेश्चन में 1/4 वगैरह करके कुछ नहीं 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 नहीं, वो इसी के लिए ही पूछेंगे, अच्छा इसमें ठीक है हाफ सर। की ही इंपॉर्टेंस है बस। ओके सर।
तो बच्चों आपको याद होगा मैंने आपको क्या बताया था, मतलब ये ग्राफ क्यों आया था, कैसे आया था, कि हम ये बात कर रहे थे कि जो तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा नॉट, उस पे तो हमें मैक्सिमम करंट मिलता है, ठीक है, या मैक्सिमम पावर मिलती है। हमने उसके आसपास एक रेंज बना ली ओमेगा 1 से ओमेगा 2, जिस पर भी हमें करंट की ठीक ठाक वैल्यू मिल जाती है। ये ठीक ठाक वैल्यू बेसिकली आई कहां से है, जब हमने ये मान लिया कि चलो हमें जो पावर है वो हाफ मिल जाए। तो हाफ पावर का मतलब है कि जो करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का √2 1/√2 टाइम्स मिल जाए, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो आता है, एक तो आ जाता है बैंडविड्थ, बेसिकली वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जिसके अंदर हमें ठीक ठाक पावर मिलती है, मतलब मोर देन 50% पावर मिलती है, दैट इज इक्वल टू R/L। और एक है क्यू फैक्टर या फिर शार्पनेस, जिसकी वैल्यू है ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा, विच टर्न्स आउट टू बी ओमेगा नॉट L/R, ठीक है। तो अब बच्चों इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, where do we use this factor of sharpness? तो जैसे बच्चों सबसे पहले तो अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो कि कहाँ पे कम क्यू है कहाँ पे ज्यादा क्यू है, वो कैसे आइडेंटिफाई होगा, सीधा ग्राफ देख के, राइट। जितना ग्राफ ज्यादा शार्प होगा, ज्यादा तीखा होगा, मतलब उतना उसका क्यू जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राफ बना हुआ है और उससे आपको वो पूछें कि बताओ किसका क्यू फैक्टर ज्यादा है, राइट। तो अब बच्चों इसकी सिग्निफिकेंस क्या है क्यू फैक्टर की, देखो देखो बच्चों इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप इन दोनों ग्राफ्स को देखो, फर्स्ट वाले ग्राफ में क्या हो रहा है कि आपका ग्राफ थोड़ा ब्रॉड सा है, तो क्योंकि ये ग्राफ ब्रॉड सा है तो यहाँ पे ज्यादा रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ रहा है, मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो है वो ज्यादा बड़ा नंबर है, तो मतलब 50% पावर के करस्पॉन्डिंग या मोर देन 50% पावर के करस्पॉन्डिंग ज्यादा फ्रीक्वेंसीज आएंगी, ठीक है। और यहीं पे जब हमारा ग्राफ शार्प होगा तो मोर देन 50% के करस्पॉन्डिंग कम फ्रीक्वेंसीज आएंगी, ठीक। अब इससे बच्चों प्रैक्टिकली फर्क क्या पड़ता है कि कम फ्रीक्वेंसीज आए या ज्यादा फ्रीक्वेंसीज आए, ये हम समझते हैं। इसको बच्चों एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको ख्याल होगा हमारे घरों पे पहले या अब भी कई जगह पे एक होता है जो नॉर्मल केबल होता है। तो नॉर्मल केबल में क्या होता है कि केबल वाले की वायर आ रही होती है जो कि सीधा हमारे टीवी के साथ जुड़ जाती है, सबको पता है ये बात, राइट। और एक जो थोड़ा रीसेंट है, जिसको आप चाहे टाटा स्काई कह लो चाहे फास्ट वे वाला कह लो, उसके अंदर क्या डिफरेंस आ गया कि वायर तो अब भी आ रही है पीछे से वैसी ही, बस एडिशनल फर्क क्या पड़ गया उसमें कि वो वायर और टीवी के बीच में एक बॉक्स लग जाता है, राइट, जिसको हम कहते हैं एज अ डिजिटल सेट टॉप बॉक्स, सुना होगा है ना। तो उससे क्या होता है बेसिकली, वो क्या फर्क पड़ता है वो सेट टॉप बॉक्स लगाने से बच्चों, जो हमारा नॉर्मल टीवी है उसका क्यू फैक्टर कम होता है, ठीक है। तो
उसका क्यू फैक्टर कम होने के कारण जब हम कहते हैं कि हमने उसके ऊपर कोई चैनल लगाया, ठीक है, तो जैसे लेट्स से हमने एग्जांपल लिया कि हमने कहा कि हमने चैनल नंबर कोई भी 204 लगाया, और लेट अस से वो जो चैनल्स होते हैं बच्चों, चैनल्स का मतलब क्या होता है? द चैनल्स आर नथिंग बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल लेट्स से हम कहते हैं कि हमने चैनल नंबर 204 लगाया, and let's say it corresponds to a frequency of 850 megahertz, ठीक है। टोटली इमेजिनरी वैल्यूज, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इनकी। अब क्या होता है कि जैसे नॉर्मल टीवी जो है उसका क्यू फैक्टर कम है, तो वो उसको हमने कहा तो 850 है, बट वो 850 के आसपास एक ब्रॉड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को एक्सेप्ट कर लेगा। लेट्स से उसने 800 से लेके 900 मेगाहर्ट्ज तक सारी फ्रीक्वेंसीज को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब बच्चों इससे क्या फर्क पड़ेगा? जब ये इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज का मिक्सचर हो जाएगा, उससे हमारे व्यूइंग एक्सपीरियंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा बताओ? उससे क्वालिटी कम हो जाएगी। दूसरे चैनल्स नहीं इंटरप्ट करेंगे क्योंकि एक चैनल से दूसरे चैनल के बीच में इसीलिए एक ठीक ठाक डिफरेंस रखा जाता है ताकि वो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स ना करें, ठीक है। तो मतलब अगर एक चैनल आपका 850 पे है तो दूसरा प्रोबेबली 750 पे होगा, तो मिक्सिंग का तो स्कोप बहुत कम हो जाता है। बट यस, जब 800 से 900 वाली फ्रीक्वेंसीज मिक्स हो जाएंगी तो जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी। जितना बच्चों ज्यादा फ्रीक्वेंसीज का मिक्सचर आता है उतना क्वालिटी खराब हो जाती है, ठीक है। तो आपको ख्याल भी होगा पुराने टीवी में हम कई बार कहते थे कि भाई हाँ कभी क्लियर आ रहा है, कभी क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा सा धुंधला आ रहा है। क्या ये बात समझ आती है? सबने एक्सपीरियंस किया है कभी कि थोड़ा सा धुंधला सा भी आ रहा होता है, ठीक है। तो अब टाटा स्काई या फिर सेट टॉप बॉक्स क्या करता है, वो क्यू फैक्टर को बहुत ज्यादा कर देता है, ठीक है। इनफैक्ट उसके केस में, टाटा स्काई जैसे केस में क्या हो जाता है, मतलब जो ग्राफ है वो बच्चों जैसे मैंने ये वाला बनाया नीचे, इस तरीके का बन जाएगा। मतलब लेटर से उसको 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करना है, तो उसके आसपास जो ग्राफ बनता है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा ग्राफ ही बन जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? कि भाई या तो वो 500 एक्सेप्ट करेगा या वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। एक मिनट, ये बच्चों लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही समझाने के लिए, ठीक है। तो सेट टॉप बॉक्स ने क्या किया, क्यू बढ़ा दिया। तो जैसे नीचे वाला फिगर देखो, तो इसने क्या किया, जैसे अगर मैं इमेजिनरी 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लेता हूं, तो सेट टॉप बॉक्स क्या करता है, जो क्यू फैक्टर है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो जो ग्राफ है आप देख सकते हो, बिल्कुल ही एक स्ट्रेट लाइन जैसा ग्राफ बन गया। तो ऐसे ग्राफ से क्या होगा बताओ मुझे? अगर इस टाइप का ग्राफ होगा तो क्या मतलब,
वो सिर्फ 500 एक्सेप्ट करेगा, उसके आसपास वाली कोई फ्रीक्वेंसीज एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों आपने देखा है कि टाटा स्काई में या तो बिल्कुल क्लियर आता है या आता ही नहीं, isn't it? नहीं, क्यू का नंबर ऑफ चैनल्स के साथ कोई लिंक नहीं है। तो मतलब बेसिकली क्या है कि वो क्या कर देगा टाटा स्काई, आप ये कह सकते हो, यस मैं समझ गया आपका पॉइंट, कि ऑब्वियसली जब बहुत सिलेक्टिव हो गया तो आप बहुत सारी पीक्स बना सकते हो, बट वो इश्यू नहीं होता क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही ब्रॉड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है। तो बेसिकली टाटा स्काई क्या कर देगा, कुछ ऐसा नेट इस तरीके का कुछ ग्राफ बन जाएगा। तो ये जो पीक्स हैं बेसिकली दिस विल करस्पॉन्ड टू डिफरेंट चैनल्स। ठीक है, तो सबने ये ऑब्जर्व किया हुआ है ना कि टाटा स्काई में कभी ऐसा नहीं होता कि कम क्लियर आए, राइट? टाटा स्काई में आएगा तो बिल्कुल क्लियर आएगा या आएगा ही नहीं, वो बंद हो जाएगा। नहीं, एचडी चैनल का क्यू फैक्टर के साथ कोई लिंक नहीं है। एचडी तो पिक्सल से रिलेटेड होता है कि पर इंच कितने आपने मतलब डॉट से इमेज बनाई है। तो यस, समवन ऑफ यू मेंशन्ड कार रेडियो, उसमें ऐसा नहीं होता, राइट? आपने देखा है कि कार रेडियो में कभी बिल्कुल क्लियर सुनता है, कभी नहीं सुनता, स्पेशली आप अगर कहीं जा रहे हो तो वहां मिक्सिंग भी हो जाती है ना? तो यस, वहां पे कोई ऐसा हमने जुगाड़ नहीं किया हुआ सेट टॉप बॉक्स जैसा, वो एक वहां पे क्यू फैक्टर कम होता है, वो वैसे ही चलता है। ठीक है, मतलब इफ वी वांट हम ऐसा डिवाइस बना सकते हैं ऑफ कोर्स कि जो रेडियो के अंदर भी क्यू फैक्टर बढ़ा दे, बट नॉर्मल कार वगैरह पे हमने ये नहीं किया होता अरेंजमेंट। बारिश वाला आई एम नॉट श्योर कि उसका क्यू फैक्टर के साथ कोई लिंक है या नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स हम सब ने देखा है कि बारिश में टाटा स्काई बंद हो जाता है, नॉर्मल केबल नहीं होता, तो आई एम नॉट श्योर कि वो क्यों है। मेरे अकॉर्डिंग उसका क्यू फैक्टर से तो कोई लिंक नहीं है। तो सबको आइडिया लग गया बच्चों, क्या मतलब क्या इंपॉर्टेंस है इसकी क्यू फैक्टर की? एक्सक्यूज मी सर, यस, हम क्यू फैक्टर बढ़ा कैसे सकते हैं? मतलब वो तो क्यू पी हाफ फैक्टर, की रेंज है, तो क्यू फैक्टर इन वैल्यूज से, ये जो क्यू फैक्टर आया है ओमेगा नॉट एल बाय आर, इनको चेंज करके। तो सेट टॉप बॉक्स में वो चेंज एल बाय आर चेंज होता रहता है अपने हिसाब से। हाँ, वो हमने चेंज किया हुआ है, यस। तो ओमेगा नॉट भी उस हिसाब से चेंज हो जाता होगा फिर तो, अगर वो एल और आर को चेंज करेगा। और हम चाहते तो हाँ हैं कि क्यू बढ़ जाए लेकिन उसी ओमेगा नॉट पे बढ़े क्योंकि चैनल वहीं आ रहा हाँ, यस, है। तो लेकिन इसके लिए अगर फिर आप हाँ, मैं उसी पे आ रहा था। तो बच्चों क्या होता है कि नॉर्मली क्यू फैक्टर को जब हम चेंज करते हैं तो हमें दिख रहा है कि क्यू फैक्टर को चेंज करने के लिए वी हैव 3 क्वांटिटीज, ओमेगा नॉट, एल एंड आर, राइट? तो अब ओमेगा नॉट को चेंज करेंगे फिर तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, वो तो गड़बड़ हो गई, वो तो कुछ और ही चैनल बन गया। एल चेंज करेंगे तो भी ओमेगा नॉट चेंज हो गया, ओमेगा नॉट इज 1/√LC, राइट? तो इसलिए हम आर को चेंज करते हैं। तो क्यू फैक्टर को चेंज करने के लिए नॉर्मली वी चेंज आर।
बाकी बच्चों मतलब अभी वो हमारे कंटेक्स्ट में है नहीं। बेसिकली ऐसे ग्राफ्स बनाने के लिए जब हम बिल्कुल ही ग्राफ्स इस तरीके के बना देते हैं जिनमें लाइंस बने, उनके लिए हम कुछ और डिवाइसेस भी यूज करते हैं। सिर्फ ये LCR से काम नहीं चलता अपना, कुछ और कंपोनेंट्स भी चाहिए होता है। हाँ ऑलराइट, एक ये लिख लेना, मतलब बस ये दो ग्राफ्स बना के लेस क्यू मोर क्यू, ये ग्राफ्स बना दो और उनके नीचे ये लिख देना कि लेस सिलेक्टिव मोर सिलेक्टिव। एक्सक्यूज मी सर। यस सर मतलब अगर हम जनरल देखें तो जैसे आपने लेस क्यू मोर क्यू वाला ग्राफ बनाया, ऐसा एक ग्राफ बनना चाहिए था। ऐसा एक ग्राफ बनना चाहिए था मतलब? ऐसा ऐसा ग्राफ होना चाहिए था उसमें भी, जो हमने अभी टीवी वाला पढ़ा है। हाँ हाँ तो उसमें हमने अब क्यू फैक्टर बढ़ा दिया तो उस चैनल के लिए क्वालिटी बढ़ गई और वही फ्रीक्वेंसी से रिकॉग्नाइज हो रही है। हम्म। अब अगर हम बोल रहे हैं कि आर है तो आर तो मतलब चेंज नहीं होगा सेट टॉप बॉक्स में, आर तो वही रहेगा, तो चैनल चेंज करने पे वो कैसे चेंज हुआ ओमेगा नॉट, तब तो चेंज करना ही था। मैंने वही बोला ना आपको कि और भी कई सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं इसमें, मतलब एग्जैक्टली नहीं हम सारा कुछ समझ पाएंगे इसमें। मतलब जैसे ही हम वो डिजिटल पे आते हैं ना, तो वो सेमीकंडक्टर्स का यूज आ जाता है बहुत सारा। ठीक। ओके ठीक है, लिख लिया बच्चों? ऑलराइट, नेक्स्ट बच्चों आ जाओ AC जनरेटर पे। तो इसके बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी पिछले चैप्टर में, राइट? तो AC जनरेटर का काम होता है टू प्रोड्यूस AC करंट, ठीक है? तो ये फिगर बना लो बच्चों। हमने इतनी तो बात करी थी कि उसमें होता क्या है, कॉइल होती है वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रही होती है, जिस कारण से उसके अंदर एक EMF प्रोड्यूस होती है, ठीक है? तो उसका जो एग्जैक्ट फिगर है वो ये वाला है, तो ये ड्रॉ कर लो। हाँ बस इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं, ये लास्ट टॉपिक ही है अपना, इसके बाद मॉड्यूल पे आते हैं। Yes, AC is finished, except after this topic. अभी रे ऑप्टिक्स भी है, EM वेव्स भी है। अभी लिखो मत, पहले एक बार ये फिगर बना लो, मैं समझा देता हूँ फिर।
वैसे तो बिल्कुल बिल्कुल आसान सा ही है बच्चों। ये बच्चों स्लिप रिंग्स जो हैं ये हमने इसलिए बनाई हुई हैं क्योंकि आप सोचो कि ये जो कॉइल है ये तो गोल गोल घूम रही है, तो हम चाहते हैं कि जो कॉइल है उसका एक्सटर्नल सर्किट के साथ एक कंटिन्यूअस कांटेक्ट बना रहे। ठीक है, तो क्या होता है कि जब वो कॉइल घूमेगी भी तो वो, जैसे देखो बच्चों ये रिंग का फ्रंट व्यू है, तो जो कॉइल के की वायर है जो रिंग के साथ टच कर रही है, तो जैसे जैसे कॉइल घूमेगी तो क्या होगा, वायर इस रिंग के अलग अलग पॉइंट्स को टच करती रहेगी, तो उसका हमेशा कांटेक्ट तो मेंटेन्ड है ना रिंग के साथ, तो मतलब सर्किट हमेशा कंप्लीट रह रहा है। तो स्लिप रिंग्स का सिंपल काम है टू मेंटेन कांस्टेंट कांटेक्ट विद द कॉइल। और ये जो कार्बन ब्रशेस हैं उनका काम क्या है, बस टू ट्रांसफर करंट फ्रॉम द रिंग्स टू द एक्सटर्नल सर्किट। कौन सी वायर? नहीं, ये इंडक्टर्स नहीं है बच्चों, ये सिर्फ ये दिखाया है कि लंबी सी वायर है, ये इंडक्टर नहीं है प्लीज। आकाश आप कौन सी वायर्स की बात कर रहे हो? ये जो वायर आ रही है ये देखो, ये छिप गई पीछे ऐसे। यस, आजकल बच्चों वैसे जो नई मोटर्स आ गई वो ब्रशलेस मोटर्स भी आ गई, उनका भी बाकी प्रिंसिपल तो सेम होता है। ठीक है बच्चों, बाकी जो इसकी वर्किंग है वो सिंपल है, जो हमने पहले बात की थी कि अगर एक कॉइल है, कॉइल का अगर हम कॉइल को हम अगर एक एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो भी नो की जो फ्लक्स है वो एन ए बी कॉस थीटा हो जाती है, एंड जो ई एम एफ है वो एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी हो गई। तो बच्चों अगर आप देखो पिछले कुछ चैप्टर्स में जो हमारे को वर्किंग वाले क्वेश्चंस हैं, तीन है ब्रॉडली, गैल्वेनोमीटर, ट्रांसफार्मर और जनरेटर, राइट। उसमें भी अगर आप देखो तो गैल्वेनोमीटर में सबसे ज्यादा कुछ है लिखने वाला, उसके मुकाबले ट्रांसफार्मर और जनरेटर इजी है। तो जैसे बोर्ड्स में चॉइस आती है तो ये वाले ज्यादा आसान है।
बच्चों आपका फिजिक्स का सिलेबस दिवाली से पहले खत्म हो जाएगा। बायो का आपका मतलब 20-25 अक्टूबर के आसपास हो जाएगा। केमिस्ट्री का बाई चांस मेरी बात नहीं हुई सर से, आप एक बार पूछ लेना उनसे। आपको क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है केमिस्ट्री की? सौरभ सर ने शायद बोला था, बायो का तो बताया ही था, अब ये नहीं पता फिजिक्स का बताया था, केमिस्ट्री का कि वो भी नेक्स्ट मंथ एंड तक खत्म हो जाएगा। नहीं, एक बार धीरज सर से ही पूछना, वो बताएंगे बेटर। हाँ बच्चों, ये लिख लिया? तो बच्चों एक पॉइंट और लिख लो, मतलब इनडायरेक्टली इसी से रिलेटेड है, पावर जनरेशन से। तो क्या होता है बच्चों, जो पावर स्टेशंस होते हैं, इसका बच्चों इससे एसी जनरेटर से कोई लिंक नहीं है। ये जो हमें सप्लाई करते हैं, करंट कह लो, वोल्टेज कह लो, कुछ भी कह लो, वो कांस्टेंट पावर सप्लाई करते हैं। ठीक है? तो उससे क्या हो जाता है, जैसे मान लो ये आपका पावर स्टेशन है, इससे ऐसे वायर्स निकली हुई हैं, एंड नॉर्मली क्या होता है बच्चों कि ये आगे ट्रांसफार्मर लगा होता है, जिसकी हेल्प से ये आगे जहां भी घर पे, सिटी में वोल्टेज सप्लाई हो जाती है। ठीक है? तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो वायर्स हैं, these are generally very long wires because power station is obviously very much outside the city. ठीक है? तो इस तरीके से इन वायर्स में करंट फ्लो करता है। ठीक है? आपको जस्ट अभी समझ आ जाएगा कि ये ट्रांसफार्मर क्यों बनाया मैंने, इसका क्या रोल है। तो बच्चों क्योंकि ये वायर्स बहुत लंबी हैं, तो इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि पावर इज कांस्टेंट, तो V इंटू आई इज इक्वल टू पावर विच इज कांस्टेंट। ठीक है? अब जो वायर्स में हीट लॉस होगा वो होगा I²R। करेक्ट? तो ये I क्या बन गया, P² बाय V² इंटू R। तो एज यू कैन सी कि दिस क्वांटिटी is inversely proportional to voltage square। ठीक है? तो भाई अगर हमें हीट लॉस कम करना है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
इस एक्सप्रेशन से क्या पता चल रहा है? वोल्टेज हाई रखनी चाहिए। तो इसलिए जो पावर स्टेशन से हमारे पास वोल्टेज आती है दैट इज जनरली वेरी हाई वोल्टेज। तो आपने देखा भी होगा कई जगह वहां लिखा होता है, वो खोपड़ी बनी होती है और लगा होता है ना, डेंजर 10,000 वोल्ट्स। तो तो हम जहाँ पे सिटी आ गई, जहाँ पे हमें एक्चुअली यूज करना है उस पावर को, वहां पे हम ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। तो वो ट्रांसफार्मर से हम फिर वोल्टेज को चेंज कर देते हैं, उसको 220 पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो उससे पहले हाई वोल्टेज रखी जाती है, और उसका रीजन ये है कि टू मिनिमाइज द हीट लॉस। एक्सक्यूज मी सर, यस। अगर पहले वोल्टेज बहुत ज्यादा थी, करंट काफी कम होगा। हम्म अब यहाँ के आपने अगर 10,000 से 220 कर दिया उसको, हम्म तो यहाँ तो जब मतलब अभी क्योंकि एनर्जी कंजर्व होती है हम्म ट्रांसफार्मर में, जैसे ही ट्रांसफर हुआ तो करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब नहीं हीट लॉस हो जाएगा? सिटी को भी तो काफी लंबी वायर जा रही है। नहीं, वही ना कि अब यहाँ पे जब हम करेंगे, उसके आगे जो वायर्स हैं वो बहुत छोटी होंगी कंपेयर टू जो पहले से आ रही थी। तो इस आगे वाले पार्ट में रेजिस्टेंस कम है कंपेयर टू जो पहले वाला पार्ट है। तो मतलब ट्रांसफार्मर तो हम बिल्कुल लास्ट स्टेप पे लगाते हैं, जहां से बस जस्ट कंज्यूम ही होना है करंट। अच्छा, ठीक। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई? ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मतलब ये बच्चों, एक ये वाला कंसेप्ट और एक क्यू फैक्टर। ये बच्चों मेरी बात ध्यान से समझना। बेसिकली क्या होता है, देर आर सम टॉपिक्स जिन पे बेस्ड अभी तक कभी नीट पे क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, लेकिन है एनसीईआरटी के टॉपिक्स, आपके सिलेबस वाले टॉपिक्स हैं। तो उनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे इस बार भी नीट में एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आया था, वो भी हमने पढ़ना है। वो जैसे उस पे बेस्ड आज तक कभी नहीं आया क्वेश्चन। तो ये वाला जो मैंने आपको अभी कंसेप्ट लिखवाया है, एज वेल एज क्यू फैक्टर, इन दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया कभी आज तक। ये हमने यहाँ पे करवन हीट लॉस को v² से इसलिए नहीं निकाला क्योंकि हमें v तो पता ही नहीं ना वायर के अक्रॉस क्या होगा। v तो हमें सिर्फ इनिशियल पॉइंट पे पता है, उसके बाद v तो कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम वायर के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। फिर ट्रांसफार्मर आ गया बीच में। आई हमें पक्का पता है कि भाई शुरू से कित जो है। I²R ही लगाओ हमेशा हीट लॉस के लिए, वो सेफेस्ट है। अच्छा चलो, ये हो गया बच्चों। एक मुझे बच्चों वो बताओ, एक हमने पहले बात की थी कि मुझे बताओ कि ऐसा क्यों होगा कि ह्यूमन बॉडी के लिए AC इज मोर डेंजरस कंपेयर टू DC?
सोच सकते हो सारे अब लॉजिकली, पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया, इससे क्लियर हो जानी चाहिए ये बात। Take 2 minutes and think. तो बच्चों क्या होता है, ह्यूमन बॉडी की रेजिस्टेंस तो होती ही है, उसके अलावा ह्यूमन बॉडी की कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस भी होती है along with resistance। अब इस कैपेसिटेंस के कारण बच्चों क्या इफेक्ट होगा? बताओ बच्चों, अगर ह्यूमन बॉडी की कैपेसिटेंस भी है, उस कारण से अगर हम ह्यूमन बॉडी को डीसी अप्लाई करेंगे, उससे क्या होगा बताओ? ड्यू टू कैपेसिटेंस हमें पता है कि डीसी के अंदर कैपेसिटेंस कैसे बिहेव करती है, ब्रोकन वायर की तरह, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह, राइट? तो ड्यू टू कैपेसिटेंस ह्यूमन बॉडी provides large resistance to DC। तो अब क्योंकि ये रेजिस्टेंस लार्ज हो गई, उस कारण से जो डीसी करंट फ्लो करता है वो बहुत कम हो जाता है, तो इसलिए पर्सन को कुछ नहीं होता। यहीं पे एसी के कारण तो आप समझ ही गए, एसी के कारण तो कुछ इंपीडेंस बन जाएगी, बट वो इनफाइनाइट तो नहीं बनेगी। तो इस कारण से एसी में ज्यादा करंट फ्लो कर जाता है और उस कारण एसी में शॉक लग जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, चलो बच्चों अब वो डिस्कस करते हैं मॉड्यूल। एक्सक्यूज मी सर, यस, ये नहीं समझ आया। यहाँ तक तो समझ आ गया कि बॉडी के अगर कैपेसिटेंस भी है तो वो हम्म। लार्ज रेजिस्टेंस देगी डीसी को। हम्म, एसी कैसे डेंजरस हुआ फिर? मतलब जो कैपेसिटेंस है वो डीसी के अंदर तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, हाँ जी, बट एसी के अंदर तो वो फाइनाइट रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड कर रही है ना। हाँ जी, मतलब अगर हम ह्यूमन बॉडी के लिए करंट निकालेंगे तो डीसी करंट जो होगा वो तो जो भी आपने वोल्टेज सप्लाई की अपॉन एक तरह से इनफाइनाइट ही हो गया, बिकॉज जी। कैपेसिटेंस के कारण इन्फिनिटी आ गया। लेकिन जब आप एसी करंट निकालोगे तो वो V अपॉन जेड होगा। अच्छा, ठीक है। ओके,
ये बच्चों ये ना थ्योरी में आपको दी हुई है डेरिवेशन सारी कि वो कैसे निकलता है क्वालिटी फैक्टर, बट इसकी जरूरत नहीं है। हाँ बच्चों इसके डी पार्ट में बताओ अब। एक तो ये बच्चों आप समझ गए होगे कि दिस इज नॉट पी, दिस इज पाई। ये ओमेगा है डब्ल्यू की जगह। हाँ जी। तो एक बार मैं सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपको समझा रहा हूँ, मेरे ख्याल इसके आंसर में कुछ गड़बड़ थी। अब जैसे जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या करना है, करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, वो तो ओमेगा नॉट इक्वल टू मतलब फ्रीक्वेंसी पूछा है तो 1/2 पाई रूट LC हो जाएगा, है ना। बी पार्ट वो सेम ही है, मतलब मैक्सिमम पावर भी वहीं पे ही आती है जहाँ पे करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, तो ए और बी पार्ट का आंसर तो सेम ही आएगा, राइट। अब सी पार्ट, फॉर व्हाट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट the power transferred to the circuit is half the power at resonance। ये कैसे करोगे बच्चों, सी पार्ट हाफ पावर की बात हो रही है। सर यस सर बी पार्ट के मतलब बी पार्ट में ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम पावर के अंदर जो हमने पावर मैक्स निकालनी है सर, उसका आंसर 4600 वॉट आ रहा है सर, पीछे 2300 दिया हुआ है। ये तो फिर वही गलती है, I RMS² R करोगे आपने, कहीं पीक वाला ना कर नॉट दिया। सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पीक करा सर। हम्म, सर पावर मैक्स में आई पीक का नहीं आएगा सर? ना ना पावर का तो फॉर्मूला ही I RMS² R है ना, अच्छा तो हाँ जी मतलब ठीक है। पावर मैक्सिमम के लिए आप I RMS की मैक्सिमम वैल्यू लोगे, आई को ठीक तो चेंज नहीं कर सकते ना कि RMS से पीक कर दें। हाँ तो जी सी पार्ट बच्चों कैसे होगा, आपको पूछा व्हाट रिएक्टेंस पावर इज हाफ द पावर एट रेजोनेंस, मतलब हमें पता है कि जो करंट है वो वो 1/√2 टाइम्स होना चाहिए, E0/R√2 should be equal to E0/Z। तो आपको पता चल गया कि जो Z है बच्चों that should be equal to R√2, और Z होता क्या है, रूट ऑफ XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R²। आपको ये वाली टर्म बतानी है, रिएक्टेंस इज दिस टर्म, इजंट इट। तो स्क्वायर बोथ साइड्स, तो इससे आपकी जो रिएक्टेंस है वो इक्वल टू R ही आ गई। अंडरस्टूड। हाफ पावर पे करंट क्या होता है, I max/√2, तो करंट को लिख दिया I max/√2, एंड वो होता क्या है करंट नॉर्मली, E0/Z, तो यहाँ से Z आ गया, फिर उससे रिएक्टेंस निकाल दी, राइट। सर, इसके अंदर जो पीछे आंसर दिया हुआ है सर वो डी पार्ट का
उसमें ना वो नैनो को नहीं लिया हुआ, सिर्फ मतलब 500 बाय वो दिया हुआ है। हाँ, डी आंसर में गड़बड़ थी। हाँ जी तो डी का क्या आंसर बन जाएगा? सर, पाई ओमेगा बाय 500 इंटू 10⁻⁻⁹ क्या बोलना, दोबारा बोलना। पाई पर पाई पाई नीचे पाई बाय 500 ओमेगा इंटू 10⁻⁹। नहीं, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर ओमेगा पूछा है ना? तो हम ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी कर लेंगे ना, उसमें तो सी में नैनो वाला फैक्टर डाल दो। नहीं हो रहा। मतलब बस हमें सॉल्व नहीं करना, हमें तो बस यही लिखना है कि ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी। क्या हो जाएगा ये बच्चों? ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी इक्वल टू 23। ओके, ये बच्चों 23rd में सी पार्ट में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। ये उधर से काट दो, यहाँ पे आएगा मे इंक्रीज और डिक्रीज इफ, और डी पार्ट में आएगा आगे लिखा हुआ इज मैक्सिमम। ठीक है, फिर हो जाएगा। इसकी एस ऑप्शन से समझाना क्या फर्क पड़ेगा? एस बच्चों वो basically वो वाला पोर्शन कट गया, बट वही वाला ही बात है कि जैसे अगर हम कैपेसिटर के अंदर कुछ डालते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, ऐसे ही इंडक्टर के अंदर अगर हम कुछ डालते हैं तो उसकी इंडक्टेंस बढ़ जाती है। मतलब बढ़ेगी ना? हाँ, म्यू चेंज हो जाता है। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन, फेज एंगल 0 करना है तो आप एक्सएल इक्वल टू एक्स कर दोगे, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों, बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को ना करते हुए एक बार देख लिया करो। जैसे अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, जो सिचुएशन है वो कौन सी है? रेजोनेंस वाली सिचुएशन ही है, एक्सएल इक्वल टू एक्स है। तो वो आसान हो गया बिल्कुल। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या करना है, एफ इक्वल टू 0 और एफ इक्वल टू इंफिनिटी। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जब आप एफ को 0 डालोगे तो आपका एक्सएल 0 हो जाएगा, राइट। जब आप एफ को इंफिनिटी डालोगे तो आपका एक्स सी जो है वो 0 हो जाएगा। तो एफ इज फ्रीक्वेंसी फिर। तो होगा क्या, हाँ यस, अगर आप सोचो तो अगर आप एफ 0 करोगे तो आपका एक्सएल 0 हो गया लेकिन एक्सी इंफिनिटी हो गया। एफ इंफिनिटी पे क्या होगा, एक्सी 0 हो गया और एक्सएल इनफाइनाइट हो गया। मतलब फाइनली तो एक 0 है और एक इनफाइनाइट है दोनों में से, राइट। तो सर्किट की नेट इंपीडेंस जो है वो तो इनफाइनाइट ही हो गई ना, तो वो 0 ही बनेगा।
नहीं, इसको वैसे नहीं लेना, डोंट कंफ्यूज इट विद t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू इंफिनिटी, वो अलग बात है। या तो आप फ्रीक्वेंसी 0 और इनफाइनाइट ले रहे हो। एक्सक्यूज मी सर, यस, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं ना, जब f0 है तो लो पास फिल्टर वाला काम हो जाएगा, एक कर देगा, दूसरे में हाई पास फिल्टर वाला काम हो जाएगा, तो वो 0 ही रहेगा। नहीं, उस इससे वो कैसे होगा, मतलब f इक्वल टू 0 है, तो फिर क्या किया आपने? हमने वो पढ़ा हुआ है ना कि इनमें से एक डिवाइस एज हाई पास फिल्टर काम करता है, कैसे लो पास फिल्टर हाँ काम करता है, तो उससे करें अगर। हाँ, तो f इक्वल टू 0 है, तो फिर उस पर आप क्या करोगे? तो उसमें जो हाई पास फिल्टर होता है वो नहीं पास करने देगा, तो वो 0 एम्पियर आएगा। मतलब ठीक है, उससे हो जाएगा, बट उसको हम जनरली तब यूज करते हैं जब मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व हो, कि भाई आपके सोर्स से 10 फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, तो वो किसको पास करने देगा, किसको नहीं करने देगा। टाइम के साथ फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो गया तो नहीं ना यूज करें उसको। नहीं, टाइम के साथ फ्रीक्वेंसी तो कभी नहीं चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी तो जो होगी एक ही होगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही कि पहले मतलब हम मान रहे हैं कि 0 है, फिर हम धीरे धीरे बढ़ा के उसको इन्फिनिटी पे नहीं नहीं लेके नहीं जा रहे नहीं हैं, तो नहीं नीचे 0 और इन्फिनिटी पे नहीं क्या नहीं नहीं, हो। ये दो दो अलग सिचुएशंस है, कि एक बार 0 थी फिर अच्छा बताओ फिर करंट, ठीक और है। एक बार ठीक है। हाँ, ब्रोकन वायर और हाई रेजिस्टेंस तो एक ही बात है। यस, 8th क्वेश्चन बच्चों, 8th में देखो क्या दिया हुआ है, कि आप देखो कि जब सिर्फ कैपेसिटर था तो करंट 30 डिग्री से लीड कर रहा था, जब सिर्फ इंडक्टर था तो करंट 30 डिग्री से लैग कर रहा है। इसका क्या मतलब है, कि दोनों का इफेक्ट बिल्कुल सेम है, कैपेसिटर और इंडक्टर का। तो अगर दोनों का इफेक्ट बिल्कुल सेम है तो वो क्या सिचुएशन हुई, रेजोनेंस वाली, राइट? उससे हो जाएगा। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 1। सेवेंथ क्वेश्चन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/√LC। मतलब सेवेंथ क्वेश्चन में आपकी क्या इक्वेशन बनेगी? 1/2π√LC इज इक्वल टू, मैं इसको जो पहले ही ऐसे लिख रहा हूँ, 125 किलोहर्ट्ज। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2π√L हो जाएगा। अब आपको कहा है कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस बाय 25 किलोहर्ट्ज, तो ये हो गया 100 किलोहर्ट्ज। तो दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे 6th क्वेश्चन। आपको ये दे दिया कि एट रेजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर आर दिस मच, द वैल्यूज ऑफ L एंड C रिस्पेक्टिवली। तो देखो, तो I इंटू R 120 दिया हुआ है, वो 60 आ गया, तो I आपके पास 0.5 आ गया। फिर I इंटू XL इज 40,
तो इस रिलेशन से आपके पास L आ जाएगा, और दिया हुआ है कि रेजोनेंस है, तो XL इक्वल टू XC करोगे, उससे C आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा ये बच्चों 12th क्वेश्चन जो है इसको देखो एक बार। जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट से कम होएगी तो क्या हो जाएगा बच्चों सर्किट में? When frequency is less than resonant frequency, तो XL XC को क्या होगा? C, XC is 1 by omega C, XL is omega L। तो जब आप ओमेगा कम कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? XC बड़ा हो जाएगा, XL छोटा हो जाएगा, राइट? तो अब बच्चों यहां आंसर में हल्की सी एम्बिग्विटी है, मतलब XC बड़ा हो गया तो इसका मतलब सर्किट की नेचर कैपेसिटिव होगी, ठीक है, और रेजिस्टिव नेचर तो है ही है, मतलब सर्किट की रेजिस्टेंस जो है वो तो रहेगी रहेगी। Isn't it? तो अब ये थोड़ा सा एम्बिगुअस सा केस है, मतलब इसका आंसर मतलब ये बी भी हो सकता है और ए भी चल सकता है, मतलब इसमें एग्जैक्ट क्लैरिटी बनानी मुश्किल है। ये मतलब डिपेंड करता है कि अब एग्जामिनर किस तरीके से ले रहा है। ये कैसे हो सकता है सर? मतलब हम ये कह दें कि बस कि करंट जो है वो तो लीड कर रहा है, तो इसलिए कैपेसिटिव नेचर हो गई। ठीक है बच्चों, मतलब आप ये याद रखो बच्चों कि अगर सिंगल चॉइस में आता है ये क्वेश्चन और ऐसी ऑप्शंस नहीं है, तब तो कैपेसिटिव प्रेफर करो आप एज एन ऑप्शन। ठीक है, क्या आपके तो सिंगल चॉइस ही आना है, मतलब अगर ऑप्शंस ऐसे ना हो, एबीसीडी टाइप्स हो स्टैंडर्ड, तब तो आप कैपेसिटिव वाला ही मार्क करो। अदरवाइज मतलब ये दोनों चल सकते हैं, ए और बी। ठीक है, थोड़ा सा मतलब एग्जामिनर डिपेंडेंट है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन भी आई बिलीव 16th क्वेश्चन है ना। अब फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन रेजोनेंट हो गया, तो इसमें बताओ बेस्ट ऑप्शन क्या होगी, क्या मार्क करोगे? इंडक्टिव, ठीक है ना, तो सी मार्क करोगे। हाँ बच्चों आगे। नहीं, 12th का डी नहीं हो सकता। मतलब हमने ऐसे नहीं सोचना कि इंडक्टर लगा हुआ है तो इसलिए इंडक्टिव हो गया, कैपेसिटर लगा हुआ है इसलिए कैपेसिटिव भी हो गया। कैपेसिटिव और इंडक्टिव में से तो एक ही आएगा, बेस्ड अपॉन कौन सा डोमिनेट कर रहा है। 14th
Incorrect statement for series LCR. Potential drop across resistance and the applied EMF are always in same phase. बच्चों ये ट्रू है फॉल्स है? Potential difference across resistance and the applied EMF are always in same phase. ये ट्रू है फॉल्स है? ये तो फॉल्स हो गया ना बच्चों। सेम फेज में क्या होता है? करंट और वोल्टेज की जो रेजिस्टर के अक्रॉस करंट है एंड जो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है वो सेम फेज में होते हैं। यहां क्वेश्चन में क्या पूछा है? रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज एंड अप्लाइड वोल्टेज। तो आप इसका फेजर डायग्राम याद करो कैसा था। फेजर डायग्राम में जो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज थी वो तो एक्स एक्सिस पे आई थी और जो अप्लाइड वोल्टेज थी वो कुछ ऐसे आई थी Vs। तो उनके बीच में ही तो वो एंगल फाई था क्योंकि आई तो यहीं पे था। तो ये सेम फेज में नहीं है तो इसलिए ए ऑप्शन गलत हो गई। बी फेज डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टिव कॉइल इज 90। बच्चों आइडियली तो इसमें भी लिखा होना चाहिए था किसके बीच में फेज डिफरेंस, बट चलो हम मान लेते हैं स्टैंडर्ड केस की करंट और वोल्टेज की बात ही हो रही होगी। तो ये ट्रू हो गया। सी phase difference between potential difference across capacitor and potential difference across inductance is 90 degree। हाँ ए ऑप्शन तब ट्रू हो जाती अगर रेजोनेंस होती। यस हाँ बच्चों सी ऑप्शन बताओ। phase difference between potential difference across capacitor and potential difference across inductance ये फॉल्स है। इनके बीच में क्या एंगल होता है? $180 राइट। याद करो एक की वोल्टेज प्लस वाई पे थी एक की वोल्टेज माइनस वाई पे थी तो इनके बीच में तो एंगल 180 होता है। तो सी भी गलत है। डी phase difference between potential difference across capacitor and potential difference across resistor is 90 degree। तो ये ट्रू है ना। तो इसमें ए और सी दोनों गलत है। पीछे क्या दिया हुआ है बच्चों? यही दिया हुआ है। नहीं तो ए और सी दोनों आएंगे। आगे बच्चों सी पार्ट अब हो जाएगा है ना हाफ पावर वही वाला केस ω1 ω2। तो 20th क्वेश्चन जो है बच्चों
इसमें क्या कहा है, शार्पनेस बढ़ानी है बाय, देखो उन्होंने क्लियरली लिख दिया कि शार्पनेस कैसे बढ़ानी है, बाय रिड्यूसिंग इट्स फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम। इसका क्या मतलब है, वो किसकी बात कर रहे हैं? ये विड्थ का क्या मतलब हुआ बच्चों, कौन सी विड्थ? बैंडविड्थ, राइट। तो वो कह रहे हैं कि बैंडविड्थ को हाफ करना है। अब बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या था? आर बाय एल। तो बच्चों इसमें से क्या करना चाहिए, मतलब हम आर को हाफ कर दें या एल को डबल कर दें? Why not change L? अगर L चेंज करेंगे फिर तो ओमेगा नॉट चेंज हो जाएगा ना, फिर तो हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, तो हम वो नहीं चाहते, तो इसलिए वी विल चेंज R। ओके, तो हम रेजिस्टेंस को हाफ कर देंगे। इसकी बच्चों एक्सरसाइज 2 मंडे तक करके लाओ, ठीक है, मंडे को डिस्कस कर लेंगे। सर 2-3 मॉड्यूल के एग्जांपल्स थे, वो भी कर लो डिस्कस। वो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट वीक वाली डाउट क्लास में ये कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 2 कर लेना मंडे तक, ठीक है। इसकी थ्योरी में कोई डाउट्स हैं तो प्लीज आस्क। यस सर। सर इसकी पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये पूरा साइकिल बन गया ना 2 पाई बाय ओमेगा तक, तो वो पूरे साइकिल में तो एवरेज 0 ही हो जाएगी। सर ये मतलब पूरा हमें सॉल्व करने की, मतलब कि जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में तो नहीं आएगा, मतलब एवरेज वैल्यू के बेस पे तो हमने मतलब 0 ही हमने अपने क्लास में मतलब अगर आपको ये बोर्ड एग्जाम से आता है तो भी आप ये ग्राफ बना के दिखा सकते हो कि अगर एरिया 0 हो गया इसलिए एवरेज 0। ओके सर, ठीक है। चल जाएगा। बच्चों पेज 11 से पहले और कुछ? सर पेज G3 पे जो पहले एग्जांपल दिया हुआ है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है एवरेज करंट, तो हमें जनरली जो एवरेज करंट लेना है वो 1 साइकिल के लिए लेना है। हाँ बिल्कुल। और पेज G5 पे 6th पॉइंट, तो ये बच्चों क्या होता है, जैसे हमने बात की थी कि जो ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एसी वाले, वो हीट मेजर करते हैं, राइट। अब कंपेयर करते हैं नॉर्मल गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, हमने प्रूव किया था कि जो डिफ्लेक्शन होती है वो प्रोपोर्शनल टू करंट होती है, तो मतलब वहां तो करंट डबल होगा तो एंगल डबल हो जाएगा सीधा सीधा। लेकिन अगर एसी डिवाइस है वहां पे हीट मेजर हो रही है, हीट इज प्रोपोर्शनल टू
I स्क्वायर, राइट? तो मतलब आपका करंट डबल होगा अगर, तो हीट जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इसलिए मतलब जो नॉर्मल डीसी वाला है उसमें तो आप सीधा डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी कर सकते हो कि करंट डबल किया तो एंगल डबल करते जाओ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि करंट डबल होगा तो हीट 4 टाइम्स हो गई, ट्रिपल होगा तो हीट 9 टाइम्स हो गई, तो मतलब वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती जाएगी ना, और तो सर मतलब वो लीनियर नहीं रहेगा इसी रिलेशन। में जो 7th वाला ये हेडिंग है, इसमें एक नोट दिया हुआ है कि आई साइन फाई को वॉटलेस करंट कहते हैं, तो इसे याद करना है। कर लो, वैसे वॉटलेस करंट इस बार डिलीट हो गया आपके सिलेबस से, बट एक ये लाइन ही है तो याद रख लो, कोई बड़ी मतलब बात नहीं वॉटलेस करंट कहने का सिग्निफिकेंस क्या हुआ? है। बेसिकली हम ये कह देते हैं कि जो हमारा पावर का फॉर्मूला होता है उसमें कॉस फाई आ जाता है, तो हम ऐसे कह देते हैं कि भाई मान लो करंट है, उसके दो कंपोनेंट्स ले लो, एक आई कॉस फाई, एक आई साइन फाई। तो आई कॉस फाई वाला जो कंपोनेंट है वो पावर प्रोड्यूस कर रहा है, जो बचा जो कंपोनेंट आई साइन फाई वो कोई पावर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, इसलिए उसको बोल देते हैं वॉटलेस करंट। थैंक यू मतलब सर। करंट का वो कंपोनेंट जो पावर प्रोड्यूस नहीं कर रहा। ओके, थैंक यू सर। ये सारा तो स्टैंडर्ड ही है। ये एग्जांपल 1 का बी पार्ट, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो वो जो आप तो उससे याद रखो बस है ना कि जैसे हमने सीखा था कि XL माइनस XC बाय R करो, तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपने साइन क्या लगाया, इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको ये समझ आए कि आपको ये पता चल जाए कि लैग है या लीड है। मतलब हम अपने अगर तरीके से करते, यहाँ पे भी कुछ गलत नहीं है, इन्होंने दूसरे मेथड से किया हुआ है, बस हमने जैसे किया है हम ऐसे बोलते हैं कि tan phi इज XL माइनस XC बाय R, है ना? तो हमारा ये 4/3 आ जाता, तो हम फाई को 53 बोलते, कोई चक्कर नहीं है। पर जैसे मैंने आपको बताया था, हमने एंगल ये किस में बोला है, हमारे लिए फाई क्या था, फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट, इजंट इट? तो हम भी यही कह रहे हैं कि वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है। उन्होंने दूसरे तरीके से यही बात बोल दी कि फाई नेगेटिव आया इसलिए करंट लैग कर रहा है। बात तो सेम ही है। और बच्चों कुछ थ्योरी में?
ये एलसी ऑसिलेशन की थ्योरी बच्चों यहाँ पे है, हमने करा तो पिछले चैप्टर में था। बोलो बच्चों, और कुछ है तो? इस क्वेश्चन का बच्चों जो सी पार्ट है, देखो ये क्या कह रहा है कि कुछ सुपरपोजिशन है, डीसी भी है और एसी भी है। तो ये क्या लिखा है, शो दैट डीसी सिग्नल विल अपीयर अक्रॉस सी, एसी सिग्नल अक्रॉस एल। और ये भी दिया हुआ है कि एसी वोल्टेज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये बच्चों सी पार्ट वही चीज है जो हमने पढ़ा था कि मतलब वो लो पास हाई पास वाली बात। तो क्या होगा बेसिकली, कैपेसिटर तो डीसी को पास ही नहीं करने देगा, वो उसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देगा। सिमिलरली इंडक्टर जो है वो एसी को नहीं पास करने देगा, वो उसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देगा, राइट? तो वो दोनों वहीं रह जाएंगे। बाकी वजह जो बी पार्ट है, ये इसमें जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है ये अजीब सी है। बेसिकली मतलब एक जनरल बात ही याद रखो कि जहां पे भी हम जब कैपेसिटर कहीं यूज करते हैं, ठीक है, कैपेसिटर का काम होता है मतलब हाई वोल्टेज प्रोवाइड करना। तो कैपेसिटर चार्ज होके हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है, बस यही होता है, चाहे यहाँ हो चाहे किसी भी केस में। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, एक आपके टेस्ट में क्वेश्चन आया था, ये मैंने करेक्शन करवाई थी बाद में। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। कुछ ऐसा था कि एक केस में 2 करंट कैरिंग वायर्स हैं और एक केस में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं, वो मूव कर रही हैं। तो हमें बताना था कि फोर्सेस क्या लगेंगी। ठीक है, तो इसमें मतलब एक ही गलती होती है, वही सबने की हुई है, वही मतलब मान लो जहां से मैंने टेस्ट उठाया था वहां पे भी वही गलती हुई थी। होता क्या है, हम एकदम से ये मान लेते हैं कि जो नीचे वाला केस है वो भी तो एक तरह से यही हो गया कि करंट फ्लो कर रहा है,
बट डिफरेंस क्या है बताओ मुझे। फर्स्ट केस में देयर इज ओनली मैग्नेटिक फोर्स, मुझे हमें पता है कि सेम डायरेक्शन वायर्स अट्रैक्ट होती हैं। व्हाई नॉट एनी इलेक्ट्रिक फोर्स? बिकॉज वायर इज न्यूट्रल। एक नॉर्मल जो करंट कैरिंग वायर होती है वो इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल ही होती है ना, उसमें मूव इलेक्ट्रॉन्स कर रहे होते हैं चाहे, बट पॉजिटिव आयंस होते तो है ना, तो ओवरऑल तो न्यूट्रल ही होती है वायर, तो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सबका गलत हुआ था। अब जब बच्चों इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, उस केस में क्या होता है, अब तो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनके केस में रिपल्सिव फोर्स भी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये करंट की तरह बिहेव कर रहे होंगे, उसके कारण से अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फोर्स भी होगी। ठीक है, बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू मैग्नेटिक फोर्स, तो इसलिए इस केस में डोमिनेटिंग फोर्स कौन सी होगी? यहाँ मैग्नेटिक भी है और इलेक्ट्रिक भी है, तो बच्चों यहाँ डोमिनेटिंग कौन सी होगी? रिपल्शन। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर डी आ जाएगा। ध्यान रखना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब आप ये सोच लो, इस क्वेश्चन में मतलब आप लोगों ने तो गलत किया ही किया, जहां से क्वेश्चन पिक किया था वहां पे भी गलत आंसर दिया हुआ था, टेस्ट बनाते हुए जिसने आंसर चेक किया उसने भी गलत कर दिया, मतलब तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इसमें गलती होने की। ठीक है जी, चलो ओके बच्चों, देन नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज 2 डिस्कस करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये छोटा सा चैप्टर है, ये अकेला आ रहा है टेस्ट में, प्लीज इसकी अच्छे से तैयारी कर लो। ऑलराइट, चलो ओके देन, बाय। अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं बता रहा हूँ, बाकी जा सकते हो। हाँ, EMI एक्सरसाइज 2 भी फिक्स कर लेंगे, नेक्स्ट वीक कर लेते हैं डिस्कस। फिफ्थ क्वेश्चन में बस आपने क्या करना है, इंस्टेंटेनियस EMF का क्या मतलब है, V की वैल्यू पूछी है, तो आप बस ये पुट कर दो इस एक्सप्रेशन के अंदर, मतलब 10 साइन ओमेगा निकल आएगा फ्रीक्वेंसी से, मतलब ओमेगा क्या हो गया 2 पाई f इंटू टी, टी इज 1/600, तो ये अंदर पाई बाय 6 आ गया, साइन पाई बाय 6 इज हाफ, तो 10 इंटू हाफ 5 आ गया। सर यस, सर फिजिक्स का रिजल्ट में एक क्वेश्चन ठीक हुआ है सर, वो कौन सा मतलब क्वेश्चन ठीक हुआ है? ठीक हुआ मतलब सभी के नंबर करेक्ट,
ये जो मैंने आपको भी कराया 10th 5 मार्क्स क्वेश्चन, जो इंक्रीज हो गए जो रिजल्ट आया यही वाला बता रहा हूँ आपको, जो तो 10th उसका क्वेश्चन आंसर है, ये उसका डी हुआ है आंसर। और टाइम लैग होता है 5 ओमेगा, एंगल अपॉन एंगुलर स्पीड। सर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट आरएमएस करंट ही होता है। आरएमएस होता है, यस। और 9th में बस क्या करना है, वो एसएचएम वाला कंसेप्ट, ए साइन ओमेगा टी बी कॉस ओमेगा टी, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके, और फिर उसका आरएमएस कर दो, मतलब उसको √2 से डिवाइड कर दो। सर क्वेश्चन नंबर 10 का बी हुआ है कि डी हुआ है? मुझे नहीं पता, मतलब इन दोनों में से जो पहले दिया था उसका उल्टा हुआ है। अगर डी गिवन था तो बी हो गया। हाँ बी हुआ है ना सर, हाँ के लिए उन्होंने डी दिया हुआ था। ठीक है, हाँ ठीक है, 9th समझ आ गया। सर एक्सरसाइज 0 के डी पार्ट का ही सर एक बार 5th और 9th दोनों दोबारा बता दो। यही सर है एक्सरसाइज फिर। 0 का सर, एक्सरसाइज 0 का सर। फिफ्थ क्वेश्चन में तो एक्सएल एक्सी इक्वल है, तो रेजोनेंस वाली कंडीशन है, तो जो वोल्ट सर मीटर है के अंदर उसकी सर रीडिंग तो, वोल्टेज 0 कैसे होगी सर? क्योंकि एक्सएल और एक्सी इक्वल है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। यस सर। तो फिर सर जो हमने जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से वोल्टेज नहीं आएगी सर, वो जो 90 वोल्ट वाला है सर। अच्छा ठीक है नहीं सर, नहीं, ठीक है, ठीक है। और सर 9th? ये हाफ पावर पॉइंट्स जो गिवन है, ये क्या होते हैं, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। तो यस आपकी सर। बैंडविड्थ जो है वो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हो गई 100, और यस सर। रेजोनेंट ओमेगा नॉट दिया ही हुआ है 600, तो 600 अपॉन 100 इक्वल टू 6। सर जब हम क्वालिटी फैक्टर निकालते हैं सर, हम तब ओमेगा/2 डेल्टा ओमेगा नहीं लिखते सर? हाँ, तो सर यहाँ पे तो 2 टाइम। वो डेल्टा ओमेगा जो होता है वो आधे का होता है ना। ठीक है सर, ठीक है। हम्म, G27। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए इस केस में, ये एक तरह से ऐसे एक आरसी सर्किट हो गया, तो हम चाहते हैं कि बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज हो वो 20 रहे। हमने सप्लाई 200 की है, लेकिन बल्ब के अक्रॉस 20 आनी चाहिए, तो ये कैसे आएगी, टोटल करंट हो गया 200 अपॉन जेड इनटू बल्ब की रेजिस्टेंस, वो आप निकाल लोगे, दिस शुड बी इक्वल टू 20। तो इससे Z आ गया, Z आपको पता है, तो इससे निकल आएगा।
सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, उसमें बस z के अंदर xl की जगह xc की जगह xl आ जाएगा। थर्टी फर्स्ट कौन सा पूछ रहे हो, इसी का एक्सरसाइज 1? थर्टी फर्स्ट में कोई आंसर में शायद गड़बड़ थी ना। ए में जैसे एल आर सर्किट है तो ए का आंसर आएगा ए का ठीक दिया हुआ था, किसी एक पार्ट का गलत दिया हुआ था आंसर। एल आर ए का आंसर बेसिकली आना चाहिए, क्यू आना चाहिए सिर्फ। इसमें पी भी दिया हुआ है। करंट लैग्स इंडक्टर वोल्टेज बाय पाई। ये पी तो नहीं आना चाहिए, सिर्फ क्यू आना चाहिए ए के करस्पॉन्डिंग। सी में LCR सीरीज एसी करंट लैग्स इंडक्टर वोल्टेज बाय। इसमें भी पी नहीं आ सकता। मतलब सी का क्यू आर ऐसा आएगा है ना, और बी में आर सी है तो क्यू ही आएगा। यही आएगा, और नहीं आ सकता। बी पार्ट में आर सी, अच्छा क्यू नहीं, आर सॉरी, करंट लीड्स वोल्टेज। ठीक है जी। और कोई था बच्चों, देखो। चलो ठीक है फिर बच्चों, ओके बाय।
इसमें बस यही है कि रेजिस्टर जो होता है वो एनर्जी लॉस करता है, तो इसलिए हम कैपेसिटर या इंडक्टर यूज करते हैं। ठीक है जी, चलो ओके बच्चों।